अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बस आप लोग भी, बहुत से लोग हैं इन दिनों में जिनसे भी मैं मिली हूँ ना, तो यही सूरत हाल है कि हर कोई बीमार हुआ हुआ है। बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जनाब एक तो आती भी सर्दी और जो जाती भी सर्दी होती है ना, वो आपको ज़रूर बीमार करके जाती है। और ख़ास तौर पर जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो हो, जिस तरह मैं हूँ, तो हम जैसे लोग तो बहुत ही ज़्यादा बीमार होते हैं। अब कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से बात करनी है। ख़ास तौर पर आजकल आप लोगों को मार्केट में नज़र आता होगा, सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत सारी सेल्स देख रहे होंगे कि कम प्राइस वो कर दी जाती हैं। जैसे ही या तो मौसम जो है वो ख़त्म हो रहा होता है, जैसे विंटर ख़त्म हो रहा है तो विंटर सेल लग गई है कि जितने भी विंटर के कपड़े थे उसको आप हाफ़ कीमत पर ले सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रांड्स पर तो ये सेल्स लगती रहती है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनकी कीमतें कम नहीं होती हैं और उनकी प्राइसिंग किस तरह की जाती है और किस तरह कह लें कि कस्टमर को घेरा जाता है ना, आज हमने उसके ऊपर बात करनी है। किस तरह का प्रोसेस होता है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कि क्या मामला होता है, देन प्रीमियम प्राइसिंग आ जाती है, तो इसमें क्या सारी चीज़ें, सारी टेक्निक्स जो है ना, उसका जायज़ा लिया जाता है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बस अंडर द वेदर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल रहा है। हाँ ज़िंदगी जो है ना वो इसी का नाम है। मुझे बताइए कि आजकल तो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि सेल लगी हुई है हर जगह, वो कपड़ों की हो जाए, जूते, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ की सेल। मतलब जितनी भी आप समझ लें कि छोटी दुकान पर भी आप जा रहे हैं ना, वहाँ पर भी सेल है। लेकिन जबकि ब्रांड्स की कीमत ना कह ले कि हर शहर में एक जैसी होती है, ऐसे ही है। उनके ऊपर एसेट सेल नहीं लगती है। अगर मैं देखूं तो इसका क्या वजह है? कॉर्पोरेट सेक्टर में ये क्या प्रोसेस है? अच्छा, ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ब्रांड्स मुख्तलिफ तरह के ना, मिसाल के तौर पे हम अगर लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर है तो उसकी तो प्रोडक्ट ही ऐसी है कि उसमें सेल लग ही नहीं सकती। या अगर कहीं पे कोई होता भी है तो अचानक ही प्राइस डाउन होती है या फिर वो बंडल्स वगैरह उस तरफ ऑफर कर देते हैं। वेराज अगर आप देखें, जैसे भी आपने बात की, हर तरफ सेल लगी हुई है, तो बड़े बड़े जो कपड़ों के ब्रांड्स हैं वो कर रहे हैं। सो ब्रांड की अगर हम बात करें तो ब्रांड्स में बड़े ब्रांड्स मुख्तलिफ तरह की सेल लगाते हैं जिसमें प्राइसिंग कम हो जाती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे आपने शुरू में कहा ना कि कस्टमर को घेरा कैसे जाता है, आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव। दिस इज वन पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, प्राइसिंग इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। यस, अच्छा, कि प्राइस किसी चीज़ को कितना करना है, उसकी कीमत कितनी रखनी है, किस कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कब अट्रैक्ट करना है। यानी जब से सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखें कि जो मिड ऑफ द सीजन है या स्टार्ट ऑफ द सीजन में सेल क्यों नहीं लगती, इस तरह की सेल यूजुअली एंड पे क्यों लगती है? एंड पे लगती है, एग्जैक्टली। इसकी वजह ये है कि जो उन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट या कोई चीज़ अपनी डिसाइड किया है कि बेचनी है सीजन के दौरान, गर्म कपड़े हैं तो वो सर्दियों में बिकेंगे, तो उन्होंने सीजन के दौरान अगर सेल लगा दी तो कमाएंगे कहाँ? तो वो ये प्रेफर करते हैं कि उन अर्ली बर्ड्स को कहना चाहिए जो बड़े शौक से चीज़ें परचेज करते हैं, जिनको लगता है कि इस सीज़न का नया फैशन, नए डिज़ाइन मेरे जिस्म पे पड़ा हुआ जो है ना वो अच्छा लगता है, तो वो लेते हैं। उसमें अर्ली बर्ड्स में कुछ यूनिक टाइप होते हैं, वो लेते हैं। लेकिन आखिर पे फिर सेल क्यों लग जाती है? क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट अपना अर्न कर लिया होता है, मेन चीज़ें बिक गई होती हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं, फिर वो उस कस्टमर को टारगेट करते हैं जो सोचता है कि अच्छा यार ये वाले कपड़े ना मैं अगर इस दफा ले लूँ अगले साल भी चल जाएंगे, या ये मेरे शूज नेक्स्ट ईयर भी चल जाएंगे, तो वो फिर उसको हिट कर रहे हैं। सो दिस इज वाई ब्रांड्स में आई वुड रादर कोट है, सबसे पहले ब्रांड्स में सेल्स लगती हैं, लेकिन टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फर्क होता है। अच्छा, तो जहाँ पर लगती हैं उनके पीछे फिर उन्होंने बिजनेस अपना। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो छोटी दुकानें होती है ना, उनमें जो चीज़ों के रेट्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, निगोशिएबल हो जाते हैं कि कहीं पे एक दुकान उनकी अगर है तो वहाँ पे कहीं ज़्यादा हो जाएंगे, एक दुकान में कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रांड्स की शॉप पर जाएंगे ना, वहाँ पे आपको हर जगह, मतलब अगर आप लाहौर में उस ब्रांड में जा रहे हैं, यहाँ पे आप किसी और शहर में उस ब्रांड पे जा रहे हैं, तो वो सेम ही आपको प्राइस मिलेगी। इसकी क्या वजह है? ये बड़ी अच्छी आपने बड़ी मज़े की बात की। असल में बुनियादी तौर पे
कॉन्सेप्ट पीछे एक ही है। हाँ। चाहे वो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा है ब्रांड्स का या कि एक आम दुकानदार, वो है सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा। इसको बिजनेस के टर्म में हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ी सादा सी चीज़ है। हम लोग भी फ्रूट्स परचेज करते हैं। अगर आप फ्रूट कहीं से लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, हाँ। तो आपको उम्मीद होती है कि वो बेस्ट फ्रूट मिलेगा, बेहतरीन शक्ल में, और आपके लिए खाने में भी अच्छा होगा, उसकी शक्ल भी अच्छी होगी, और जो अच्छा परचेज करने वाला है वो यूजुअली सुबह के वक्त ही पहुंचा होता है, तब रेट्स भी हाई होते हैं। सही है, क्योंकि डिमांड हाई चल रही है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं परचेज करने के लिए। ऐसे ही जैसे वक्त गुजरता जाता है और शाम होती है, और अगर उनके पास अगर सुबह 100 सेब थे और अब 20 भी अगर रह गए हैं, तो वो उसको बड़े आसान तरीके से बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब रात अगर गुजर गई तो ये खराब हो जाएंगे। तो उस वक्त जो कस्टमर आएगा उसको सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि चीजें मौजूद हैं, सप्लाई मौजूद है, डिमांड कम हो गई है। जो अच्छा कस्टमर था उसने मॉर्निंग में ले लिया था। सही। ये छोटी दुकानों पर इस उसूल को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। उनको पता है कि उन्होंने सेगमेंटाइज, चाहे रिटर्न बुक्स में, कागजात में, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह ना किया हो, लेकिन उनको पता होता है कि हमारा परचेज करने वाला कस्टमर कौन सा है। अच्छा। आप कभी इनसे सेल्स पर्सन से पूछें, वो कहते हैं कि हमें लोगों की चाल से पता चल जाता है कि ये परचेज करने के लिए आया या सिर्फ रेट्स पूछने के लिए आया। अच्छा। तो जो इतना अच्छा देख रहे होते हैं, उनको ये अंदाजा हो जाता है कि कौन सी किस बंदे की जेब में कितने पैसे। तो आम दुकान तो सिंपल से इस फार्मूला पे चलती है। ठीक है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने इंश्योर करना होता है कि अक्रॉस द बोर्ड, अफ्रीका में बेच रहे हैं या थर्ड वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड में या अमेरिका, उन्होंने एक स्टैंडर्ड कम से कम मेंटेन रखना है। अच्छा। दैट इज व्हाई आप देखें फूड चेन्स जब पाकिस्तान में आई, बड़ी बड़ी फूड चेन, तो उन्होंने स्टैंडर्ड वही मेंटेन रखा, उसूल वही जो कि अमेरिका में मिल रहा था या रशिया में मिल रहा था। तो इसी तरह से उन्होंने चूंकि एक मेंटेन रखना होता है, दैट इज व्हाई वो मिनिमम कॉस्ट अपनी स्टैंडर्ड रखते हैं। अच्छा। उसके अलावा उसमें एड ऑन जरूर करते जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। कि जैसे अभी लगती हैं खाने फूड आइटम्स में। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे फवाद साहब हैं फूड चेन्स जो कि इंटरनेशनली हैं, तो वहाँ पे अगर जैसे हमारे यहाँ पे कि आप कार्ड से पेमेंट करते तो आपका टैक्स कम हो रहा है, आपको 5% देना पड़ता है, कैश में आपको 16। लेकिन ऐसी फूड चेन्स हैं जहाँ पे आपको कार्ड पे भी 16% ही होगा। रखा हुआ है। हाँ, वो कहते हैं जी इंटरनेशनल ब्रांच है, इसकी चेन है, तो ये इस पे नहीं टैक्स होगा। एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाई वो मिनिमम जो स्टैंडर्ड उन्होंने इंश्योर किया होता है ना, मेंटेन करना होता है। आम दुकान पे देखें तो वहाँ पे जो मजदूर होगा उसको हो सकता है कि 2000 से 10,000 या इवन फ्री भी रखा हो, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटर्न है वो आम मजदूर ही है ना, बेसिक लेवल का, उसको उन्होंने कम से कम इंश्योर करना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या उस मुल्क की गवर्नमेंट ने मिनिमम पे स्केल तय किया है वो मिले। सो दे हैव टू फॉलो सेट रूल्स। नहीं तो ये कम क्यों नहीं करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर? मतलब इतनी महंगाई है यहाँ पे, आप देख लें कि कितनी महंगाई है, हर कोई महंगाई के रोने रो रहा है, तो क्यों नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर महंगाई में क्यों कीमतें कम नहीं करता? अच्छा, क्या वजह है इसकी? उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि सब, जैसे मैंने बात की कि ब्रांड्स कपड़ों के हैं, इट डिपेंड्स सोनली ऑन प्रोडक्ट। अच्छा। अगर आपकी प्रोडक्ट टाइप ऐसी है जिसमें कि आपने से सीजन के अंदर बहुत अच्छे पैसे कमा लिए, अब आपके पास प्रोडक्ट बची है, तो आप देखें लेफ्ट ओवर्स इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी बहुत सारे होते हैं। आप और बड़े अच्छे शूज मैंने खुद परचेज किए हुए हैं। हम अपने क्रिकेट के जमाने में स्पाइक्स जाके खरीदा करते थे। अच्छा। लेफ्ट ओवर्स में से कि उसमें अगर कट लगा हुआ है तो पता होता था कि किसी को नजर नहीं आना। तो वो इनफैक्ट क्या चीज़ है, वो उनकी वो प्रोडक्ट है जो मेन उनकी जिसको हम एक्सपोर्ट वैल्यू कहते हैं प्रोडक्ट की, तो वो नहीं है। दैट इज वाई वो फिर क्या करते हैं कि जो ए क्लास है अपनी, उसकी रेट कम नहीं करते। वो कहते हैं कुछ भी हो सर्कमस्टेंसेस, हमने इसको अगर आप कम करेंगे तो हमारी मार्केट वर्थ कम होगी। अच्छा। लोगों की नज़र में हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जिसकी जेब में पैसे हैं, जो मेरा मैं एक टेलीकॉम में एक कंपनी में काम करता था, मुझे याद आया उसका जो प्रीफिक्स था ना 03 के बाद जो नंबर होता है 0300 031 01, तो कस्टमर्स कहते थे कि ये जो नंबर है ना, हमें इस नंबर से प्यार है जो शुरू में प्रीफिक्स है। हमने ये नंबर चेंज नहीं करना, कम वटएवर में, वो किसी भी ब्रांड का हो सकता है। तो अब वो जो कॉर्पोरेट वैल्यू कस्टमर के जहन में है कि यार असल में ना ये नंबर मैं अगर यूज करूंगा ना, लोगों को पता होगा मैं 94 से यूज कर रहा हूं, चाहे उसने किसी और से परचेज किया हो। तो वो जो ब्रांड वो कन्वर्ट करा लेते हैं ना, वो कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन वो नंबर चेंज नहीं करते, नंबर चेंज नहीं, क्योंकि वो प्रीफिक्स ओल्ड है। तो वो अपने आप को अमीर शो करने के लिए ओल्ड मनी थोड़ा सा हो
तो जो उनकी ब्रांड लॉयल्टी है उसको फिर वो एनकैश किया जा रहा होता है। दैट इज वाई एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखता है कॉर्पोरेट सेक्टर, और फिर बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, कि वो पहले वो सेल से पहले वो चीज उतनी थी और सेल में जब उन्हें लगाई तो एक्चुअल प्राइस वो था, लेकिन वो जो कट लगा हुआ था वो उससे भी ज्यादा उससे भी ज्यादा exactly. और वो 50% करके एक्चुअल प्राइस ही लगा दिए जो सेल से पहले भी। इसका मैं क्लियर कर दूं, इसका प्राइसिंग से ताल्लुक नहीं है, ये प्योर फ्रॉड है। अच्छा, ये प्योर फ्रूट कर रहे हो तो लिटरली ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसकी मैं बता रही हूं। नहीं, ये कोई भी हो, ये फ्रॉड है, ये आप कस्टमर के उसके साथ खेल रहे हैं। प्राइसिंग करनी है तो इट हैज टू बी लॉजिकल, रीजनिंग होनी चाहिए ना पीछे। मार्केटिंग जितना भी काम करते हैं देयर इज अ रीजनिंग, इसलिए प्रीमियम की आपने बात की, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, साइकोलॉजिकल है, वो सामने है सारी, ये फ्रॉड है। लेकिन ये इस तरह लेकिन क्या करें लोग फिर इसमें इस ट्रैप में आ जाते हैं। आप उनको क्लेम भी नहीं कर सकते, ब्लेम भी नहीं कर सकते कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि जब प्राइसिंग की जाती है कॉर्पोरेट सेक्टर में तो उसको किस तरह उनका माइंडसेट क्या होता है या साइकोलॉजिकली वो किस तरह ऑडियंस को ना ट्रैप कर रहे होते हैं। तो अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इसी नोट में आगे बढ़ते प्यारे शहर लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी हमने बात की थी कि जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा, फरवरी का महीना स्टार्ट होगा तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि शहर लाहौर में मुनक्किद होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर बात कर ली जाए तो तजावुज़ात की, जिसके ऊपर आए रोज़ हम गुफ्तगू भी करते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं ताकि बात की जाए कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए किस तरह काम किया जा सकता है। तो उसके लिए भी एक जामिया प्लान बनाया गया है। देखते हैं कि अब उसका ख़ात्मा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो हमारी सकाफ़ती चीज़ें हैं ना उनको भी बेहतर बनाने के हवाले से काम किया जा रहा है। अनारकली बाज़ार की अगर बात कर ली जाए तो तारीख़ी अहमियत बहाल करने का जो मास्टर प्लान है वो तैयार कर लिया गया है और अनारकली बाज़ार को तारीख़ी और सकाफ़ती एतबार से शौरा आफाक अहमियत हासिल है। इस हवाले से भी कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं, इस पर भी प्रॉपर बात करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको हमने इन कॉन्वर्जेशन लेकर आना है कि लाहौर में आपको याद होगा कि ट्राई नेशन सीरीज़ पे हमने बात की थी, चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर हमने बात की थी कि वो भी स्टार्ट होने जा रही है मिड ऑफ द फरवरी। तो ये इवेंट सारे ऑब्वियसली जो ज़िला इंतज़ामिया है वो ओवरलुक करेंगे तमाम तर चीज़ों को। हॉर्स एंड कैटल शो भी होने जा रहा है, तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसमें तैयारियाँ कहाँ तक मुकम्मल है, किस तरह इसको प्लान आउट किया जाएगा, क्या स्केड्यूल होगा, इस सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कशन में लेकर आना है। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए जामे प्लान तैयार कर लिया गया है। किस तरह आए रोज़ हम इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, बार बार जामे प्लान ही बनाया जाता है या इसका खात्मा भी मुमकिन हो पाएगा? देखिए मुनीबा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये है कि लाहौर की बात की जा रही है और लाहौर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्लेजेंट मूवमेंट चल रही हैं। हाँ। सर्दी का मौसम जा रहा है और बल्कि वापस आ गए। जाते जाते बैक गियर लगे लोगों का ज़हन है कि जा रहा है। हाँ। और थोड़ा सा बैक गियर लगा है, रात को हल्की सी धुंध भी पड़ रही है, मगर जो है इस वक्त मौसम जो है ना खुशगवार होता हुआ नजर आ रहा है। खिला खिला सा हो गया। कहाँ पे जैकेट्स पहनी जा रही थी, अब कोट पहने जा रहे हैं। हाँ। तो वापस आ रहा है मौसम, तो उस वाले से जो है अब ना एक ना बहार आ रही है शायकीने क्रिकेट के लिए, शायकीने लाहौर के लिए कि मेले सजने जा रहे हैं। ये नहीं कि क्रिकेट का मेला, हॉर्स एंड कैटल शो भी, सकाफती मेले सजने जा रहे हैं, फूल लगाए जा रहे हैं। गार्डन्स जो हैं जैसा कि रेस कोर्स है, जैसा कि लिबर्टी चौक है, इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। यानी कि आपका ये पूरा महीना जो है ना फरवरी और मिड ऑफ मार्च, ये तमाम जो महीना है ये खेलों की सरगर्मियों का, ये ना यहाँ पे लाहौर सारा जो है इसको मुकम्मल तौर पर इसको ना जो है कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। यानी कि हर तरफ से कि आपका जो सकाफती मेला है वो एक तरफ जो है लगाया जा रहा है यहाँ पे फोर्ट्स में, तो उसके साथ साथ PHA इसको जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज में लेकर आएगा। बहुत सारे शोज़ होंगे इसमें। अलहमरा को भी साथ इंगेज किया गया है, लिबर्टी चौक को भी इंगेज किया गया है, जेल रोड को भी इंगेज किया गया है, फिरोजपुर रोड को भी इंगेज किया गया है। एक तरफ मैच हो रहे हैं, दूसरी तरफ सकाफती मेले चल रहे हैं और ये तमाम तर एक ही ये 1-1.5 माह की जो है ये सरगर्मी है। और उसके फौरी बाद जो है रमज़ान शुरू हो जाना है। एग्जैक्टली।
उसके फौरी बाद रमज़ान शुरू होना है और रमज़ान ख़त्म होना है तो साथ ही ईद आ जानी है। अब देखिए फरवरी का पूरा महीना चल रहा है और फरवरी के बाद भी आपके ये चल रहे हैं, इनके लोग जो हैं रोज़े भी जो हैं इस दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय करेंगे कि एक तरफ वो रोज़ा खोल रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ज़हन में होगा कि हमने आज कौन सा जो है वो मैच देखना है या कहाँ पे आज की एक्टिविटी जो है वो करनी है। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि साथ साथ ये चल रहे हैं और उसके फौरी बाद PSL आ जाना, यानी कि ये तमाम चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही हैं। मगर इस वक्त की सूरत हाल जो है उसको इस प्रेजेंट मूवमेंट को प्लेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त लाहौर की अगर आपने तजावज़ा की बात की है तो आप बिलीव करें कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, हमने देखा कि लोग जो है ना अब तो मुख्तलिफ शहरों के भी लिंक होने शुरू हो गए हैं लाहौर को देख के। अच्छा, आप सदर बाजार देख रहे हैं रावलपिंडी, वहाँ पर तो इमारतों की इमारतें कराई जा रही हैं और मिसमार की गई और है बहुत से। हाँ। फैसलाबाद देखें कि फैसलाबाद का वो घंटा घर चौक है, उसको 16-17 बाजार लगते हैं और उसको ऐसे वेकेंट कराया गया है उन्होंने मिनटों के अंदर कर दिया। Exactly. और वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ चला दी हैं। बिल्कुल। अब जो वॉकवे वो उसको बना दिया गया है। अब अगर लाहौर का बाजार है, तारीखी बाजार है नारकली, नारकली बाजार को भी वॉकवे करार दे दिया गया है। इसमें मजदा बड़ी सारी तजावुज़ात हटा दी गई हैं। मैं कहता हूँ आप जाएं तो सही कहा, वो खाली हो गया नारकली बाजार। खाली नहीं हुआ, मतलब लोगों जो बिल्कुल तजावुज़ात थे जो कि चलने फिरने में दुश्वारी थी या फिर आप जाएंगे तो आपको खुद ब खुद ये समाज नजर आएगा। वाह जी वाह। अब देखें ये चीज़ बड़ी अच्छी है, देखिए आप भी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। अब देखें आप गाड़ी पे आए हैं तो आपने अगर नीला गुम्बद गाड़ी खड़ी की है, चलें जी अभी पार्किंग प्लाजा नहीं है तो आपने पार्क कर दिया है। अव्वल तो आपको शाम 4 बजे पार्क करने की जगह नहीं मिलनी क्योंकि रश इतना होगा, ठीक है, लोगों ने वॉकवे करना है, पैदल चलना है, अब तो गाड़ियों अब तो के वहाँ लिए पे पार्किंग चाहिए हमें। बिल्कुल, क्योंकि नारकली बाजार तो टोटल बंद कर दिया उन्होंने। अब अगर आप GC कॉलेज से आ रहे हैं नीला गुम्बद की तरफ तो वो तो दरमियान वाली सड़क खुली है, ठीक है, वहाँ पर तो ट्रैफिक जा आ रही है। मगर जो आगे वाला बाजार है जो लोहारी गेट की तरफ जाके खुलता है उसको टोटल बंद कर दिया गया है। वहाँ पे बैरियर लगा दिए गए हैं। अच्छा। वहाँ पे जो आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नज़र आएंगे, वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो दुकानें हैं वो आपको नज़र आएंगी कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको वो सामने जो है नारकली बाजार का एंड नज़र आ रहा है। और दी बेस्ट के होप कर रहे हैं कि बाकी बाजार भी इसी तरह ही हो। मगर अभी इन्होंने इनिशियली तौर पर, क्योंकि लाहौर शहर है ना, लाहौर शहर में आपको पता है वो मानते नहीं है इतनी जल्दी। तो तजावज़ात की बात की जाए तो तजावज़ात में तो ये कर दिया गया कि चलान नहीं हो रहे तो फिर क्या? अब पैसे नहीं लिए जा रहे चलानों के। अब क्या मिसमार किया जा रहा है? कोई फीस नहीं ली जा रही। अब जिसका सामान उठाते हैं वो वापस ही नहीं करना। अच्छा। और रेडी काउंटर जो लकड़ी के हैं वो फौरी तौर पे तोड़ दिए जाते हैं। ओह, ओके। और मेरा ख्याल है मैंने तो अभी तक देखा है कि इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा स्टोर है, ऐसे है कि वो कोई ना जंगल का सामान पेश कर रहा है कि वहाँ पे रेडियाँ टूटी हुई रेडियाँ पड़ी हुई हैं, लोगों का सामान पड़ा वापस ही नहीं लिया जाएगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि कहीं पे आपको अभी भी इक्का दुक्का अगर नज़र आते हैं तो वो बच जाते हैं, मगर वो फिर इनकी नज़र में। अब ये है कि जीरो टॉलरेंस का है ना वज़ीर आला पंजाब ने कि मुझे इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस चाहिए। पंजाब में बहुत सारे आए हैं, हमने देखे भी हैं, तो मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। इन वज़ीर आला पंजाब को DC लाहौर अच्छे मिल गए हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि जी रोज़ा रखा हुआ है, मैं जाऊँगा तो इफ्तार कर लें, ठीक है। मैंने उससे पहले किसी को रोज़ा नहीं तोड़ने देना। सही है। अब ये सारी सूरत हाल आप समझ गए हैं कि जब जुर्माना खत्म हो गया, सही है, सही है, जुर्माने का एलिमेंट ही खत्म हो गया। कोई आपके पास वो चाहे आपकी दुकान है चाहे मेरी दुकान है, मुझे भी जाते हुए शर्म आएगी कि मैं क्यों लूँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने गलती की है, बाइट लगाया, मुझे उन्होंने मना किया है कि बाइट नहीं लगाना। अभी भी चंद नजर आते हैं हमें, मगर वो कब तक, लेकिन वो है कि वो आंख से ओझल हो जाते हैं तो बच जाते हैं। वो ये है कि टाइमिंग है ना लाहौर शहर में कि कोई 10 बजे खोल रहा है, उस दरमियान में ऑपरेशन हो गया तो 12 बजे खोल रहा है, कोई उसका बच गया सामान, फिर कोई 4 बजे आके खोल रहा है। लाहौर शहर आपको पता है 24 आवर है। तो अब ये सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप अब जाएं कभी यतीमखाना चौक, आप जाएं कभी बंद रोड की तरफ। सोशल मीडिया पे इमरान साहब इसके बारे में बड़ा मिला जुला सा रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है, खासतौर पे जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं जी गरीब लोगों की दुकानें और उनके ये जो जितनी भी पॉसिबल, इस वक्त मुझे भी लोग ना कुछ और ही समझते हैं, मामलात बड़े खराब कर रहे हैं ये सारी चीजें। देखें लाहौरियों की ना आदत को अब चेंज किया जा रहा है। अब बातें इतनी जल्दी चेंज तो नहीं होती ना। अब इतनी देर से आप बैठिया लगा के 5 कुर्सियां लगा के टेबल लगा के बैठ रहे हैं तो वो अब एकदम चेंज किया जा रहा है।
तो एकदम से आते चेंज नहीं होती। जैसे कि सफाई इसके साथ ही है बिल्कुल। कि सफाई तो वाले तो आ रहे हैं, मगर उसकी लुटिंग किसने की? हमने ही की है। अच्छा, बिल्कुल, उसका वहाँ गन बैठे किसने हुए अगर निकाल के फेंका? हमने ही हमने। की है, बिल्कुल। तो ये तमाम जो लाहौरियों की आदत है वो तब्दील की जा रही है, मगर लाहौरिये मान नहीं रहे इस बात को कि हम तो कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। हम तो दुबई भी चले जाए हमें लाहौर याद आता है, हम साहिवाल चले जाए हमें लाहौर याद आता है, इसलिए तो कहते हैं लाहौर लाहौर है। लाहौर तो ये सारे ख्वाबों का शहर है। अच्छा। ये मरकजी शहर कह दिया गया कि ये आपके ख्वाबे जो हैं, लाहौर शहर, अंदरून शहर, आपके अब हर जगह पे चले जाएं वही एक ही टेस्ट मिलता है आपको। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। मगर तजावज़ात की अगर आप बात कर रही हैं तो एक दफ़ा तजावज़ात के ऊपर ववेला उदम इतना मच गया है कि अब लाहौरिये कह रहे हैं कि बस कर दें। यानी कि अगर आप मना नहीं हो रहे ना, अगर आपका सामान भी लेकर चले गए फिर भी मना नहीं हुए, अगर आपकी रेडियाँ काउंटर भी तोड़ दिए फिर भी मना नहीं हुए, तो आपकी दुकान यानी कि इकॉनमी बंद कर देते हैं 3 दिन के लिए, 72 घंटों के लिए। अब फिर भी मना नहीं होते तो फिर 7 दिन के लिए बंद करते हैं। अब फिर भी मना नहीं होते फिर 1 माह के लिए अंदर भेजते हैं। अब ये पेरा एक्ट आ गया है जो कि असिस्टेंट कमिश्नर इसको वॉच कर रहे हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर आपको माजरत के साथ बड़े जालिम लोग हैं ये बात नहीं मान रहे। और मुझे कोई फोन आता है ऊपर से जब उनको ऑर्डर होगा कि भैया आपने मुझे कोई कॉल आती है, नहीं दिखानी है, मुझे कोई कॉल आती है सामान चुराने की, तो मेरे लिए तो वो लम्हा बहुत ज्यादा होता है कि मैं इसको आगे से क्या जवाब कैसे आप जवाब देंगे उसको। जैसा कि उन्होंने भी एक वो वतीरा कहते हैं इसको पकड़ा हुआ है, ओके कोई मसला नहीं है, हम देखते हैं, हम भी ये कहते हैं कोई मसला नहीं, देखते हैं, मगर छुड़ाते कोई नहीं है। इसलिए कहना कि इसको जिनको कहना उन्होंने मना किया हुआ है कि भाई आपने काम करना है, आपने हमारा साथ देना है, ताउन करना है, तो ये चीजें जो हैं अब देखनी पड़ेंगी लाहौरियों को भी कि बहुत सख्ती है। मैंने वो बाजारों के नाम सुने हैं कि जिन बाजारों में जाते ही नहीं थे। अच्छा। जिन बाजारों में एक आप कभी जाए ना अंदरून लाहौर की तरफ, शुमाली लाहौर की तरफ, शुमाली लाहौर में शादबाग, नीलम सलमा बाजार, आपका बहुत बड़ा बाजार है नीलम सलमा बाजार। शादबाग जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। आपका आगे मक्खनपुरा आ जाता है, वसंतपुरा आ जाता है, चाइना स्कीम आ जाती है, घोड़ेशाह आ जाता है, ये सारे लाहौर के अंदर ही है। ये तमाम शुमाली लाहौर है। अच्छा। 25 से 30 लाख आबादी रहती है इस साइड पे। अच्छा। 25 से 30 लाख आबादी जो है मूव करके गड़ी शो से इधर आती है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा वोट है वहाँ पे। अली परवेज मरी का हल्का है, मियाँ मुश्तबा शियोर नाम का हल्का है, वहाँ गजाली सलीम भट्ट का हल्का है, ये शहबाज मलिक का हल्का है, ये तमाम जितना भी हल्का है ना, ये नून लीग का भी घर समझा जाता है था। तो वो बाजार भी उन्होंने तो करवा लिए मामलात। आप कभी जीटी रोड से जरा शालामार बाग की तरफ जाएं तो सही। मैं ये कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप जाएं। ऑब्वियसली देखें तो जो आंखों देखा जो अहवाल होगा हमने वही बताना है ना। हाँ। एक सिमेट्री नजर आएगी लेफ्ट साइड पे आपको, मार्केट फुल नजर आएगी। ठीक है। आपको आगे रेडियां नजर नहीं आएंगी, आपको आगे रक्षे नजर आएंगे। अभी रक्षों का वो कर रहे हैं कुछ, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा कोई और नहीं है ना, लोगों के पास क्या कर सकते हैं फिर। नहीं है, तो इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि रक्षों का कुछ करें, क्योंकि वो जब रक्षे नजर आते हैं ना तो वो आपकी सारी सड़क का ना वो एक हुस्न जो है वो खत्म हो जाता है। तो धुआं भी नजर आ रहा था, वो रेस भी दे रहे होते हैं, तो आपकी गाड़ी के पास से, बाइक के पास से गुजरते हैं तो अच्छा खासा रेस दे के गुजरते हैं। ये तमाम चीज़ों पे वर्क हो रहा है। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो लोग सुन रहे हैं ना ये मेरी बात सुन लें कि हमें जब फ़ोन आता है तो हम कहते हैं जी ठीक है देखते हैं, नाराज तो नहीं करना, मगर होता कुछ नहीं तो सिफारिश है, क्योंकि सिफारिशें उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी हुई हैं। सिफारिश है बंद। अब सिफारिश के बाद एक और बात है जी, आप उनको 10,000 जुर्माना कर दें, वार्निंग दे दें ताकि कोई अपना रोजगार तो चला सके। उन्होंने वो जुर्माना भी बंद कर दिया, क्योंकि पहले उन्होंने ये सारी चीजें करके देखी है, प्रैक्टिकली उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकता पॉसिबल, इसलिए अब ये चीजें हैं। वो जुर्मानों में थोड़ी सी करप्शन का एलिमेंट आ रहा था ना, कि जुर्माना होता था पता नहीं चलता था जमा हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर आधा जमा हो रहा है तो पूरा किसने दिया है, इसकी काफी शिकायत आ रही है। और इस वजह से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उन्होंने ये भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये जुर्माना बंद करें, सारा लोग करें सामान एक दफा, जो आता है आपने वापस नहीं करना, चाहे मैं आपको कहूं। इसका मतलब है कि जो डीसी साहब है ना वो रग से वाकिफ है सब लोगों की। चाहे मैं आपको कहूं मुझे बहुत प्रेशर भी आ जाए, ठीक है, आपने फिर भी वापस नहीं करना। अच्छा। उसका पिक्टोरियल एविडेंस भी रख लेना है उस सामान का जिसकी ज्यादा सिफारिश आ रही है, उसके ऊपर बकायदा लिख के लगा देना कि इन लोगों की सिफारिशें आ रही हैं ज्यादा। अब इतना बड़ा ये चैलेंज बन चुका है
कि इस वक्त लाहौर शहर में लोग जो हैं कहते तो हैं डरना नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखें। अल्लाह ताला की ज़ात है, देखिए जब आप गलत काम नहीं करते हैं ना तो फिर आपको डरना भी नहीं चाहिए। हाँ, रोजगार तो अल्लाह ताला ने देना है, तो नियतन तो उनका काम भी ठीक है कि वो सही कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन को खाली करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ये ठेले नज़र आते हैं उनको खत्म करवा रहे हैं, वॉकवे बना रहे हैं, फुटपाथ पे पैदल चलने की जगह बना रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं पार्किंग। ये तो एक इतना बड़ा है कि इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था पिछले दिनों में, तो थोड़ा सा ये हिलजुल शुरू हुई थी। फिर ये देखिए मुझे लगता है तजावुजात खत्म होंगे तो पार्किंग बन सकेगी। जी, वो अब पार्किंग नजर आनी शुरू हो गई। अब देखें जैसे उन्होंने नारगली से पार्किंग कर दी, उन्होंने हाल रोड की तरफ मूव किया हुआ है। हाल रोड पे बार बार जो हैं वो कोई सियासी कुफ्ते हैं वहाँ के ट्रेडर्स वगैरह, वो जरा इनको कर लेते हैं, जब वो आते हैं तो वो भी बाहर आ जाते हैं, एक तरह समासा बन जाता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया। तो ये चीज़ को भी उन्होंने खत्म करना है, इनको देख रहे हैं कि किस तरीके से लेकर चलें। इसी तरह जो मेन बुलेवार्ड है गुलबर्ग की, वहाँ पे भी बड़ा मसला था पार्किंग का, उसको पार्किंग को भी सेट कर रहे हैं। मेन बुलेवार्ड पे तजावजा तो नहीं है, अंदर वो गालिब मार्केट या मेन मार्केट बरकत मार्केट लगी होंगी, मगर उसको भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मगर ये कोशिश चलती रहेगी, ये नहीं है कि कोशिश आ जाए तो फिर ये पूरे हफ्ते बाद चीखें जो निकलती हैं इसी वजह से निकलती हैं कि सामान नहीं छूट रहा, पैसे भी नहीं देकर छोड़े, तो ये कोई छोटी बात भी काम नहीं आ रही है। तो चले तमाम चीजें जो हैं वो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। अब शहर ऐसा है कि इसको रोज फॉलोअप करना पड़ेगा, इसको रोज देखना पड़ेगा, इसका जो है सिंगार करना पड़ेगा, इसकी जो है तज़ीन और आयश लशपश करना पड़ेगा। खाली सफाई तो नहीं, सफाई कर ली और लशपश हो जाए, नहीं, इसके लिए आपने सफाई की है तो जहाँ पे तजावज़ात लगेंगे वहाँ पे कूड़ा भी आएगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि रेडी बांधों को कुछ नहीं कहा जा रहा सही तरह, जिस तरह से कहा जाता है ना, रेडी बांध दो तरह के हैं, एक तो हुकूमती रेडी आ गई, वो उन्होंने वो तो उन्होंने एक पूरा मॉडल बाजार बना दिया ना। कुछ बाजार ऐसे हैं, कुछ चौक ऐसे हैं कि उनको ना फुटपाथ पे जगह देनी है कि जब तक हमारी रेडी आपको नहीं मिलती आप ये लगा सकते हैं, और उनके बकायदा नाम लिखे हुए हैं इनके पास, क्योंकि हम जब देखते हैं ना तो हम बात करते हैं उनको, वो फिर हमें बताते हैं कि फलाना चौक, इस चौक में इतनी रेडी हैं, आप खड़े होकर गिन लें। हमने कहा अब हम गिनते रहेंगे, कितने इनके नाम भी हमारे पास है, फोन नंबर भी हमारे पास है, तो वो तमाम जो मतलब इस दफा पूरा होमवर्क हुआ है, वो सारी चीजें हुई हैं इस दफा। इसमें कमिश्नर लाहौर की बहुत ज्यादा सपोर्ट है इनको, डिप्टी कमिश्नर को, वज़ीर आला पंजाब की खुद इतनी बड़ी सपोर्ट है कि कोई MPA, कोई MNA, कोई मामले हसूसी वज़ीर आला, किसी की बात जो होगी वो CM के जरिए आएगी, चीफ सेक्रेटरी के जरिए आएगी तो मानी जाएगी, वैसे कुछ नहीं मानी जाएगी। और इस वक्त होल्ड अप किया हुआ है, ऐसे लगता है कि वाकई कोई रिट चल रही है। तो बाकी दूसरी रह गई आपको ग्राम फरोशी तो आपको पता है आम है, इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल इनके लिए हुआ है। ये भी इसी तरह ही होगा, देखिए आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें होती है ना। हाँ, ये भी इसी तरह ही होगा कि दुकानदारों के कंप्यूटर डाटा बनेगा, इनको कहा जाएगा कि आप अपने पास कंप्यूटर फिर फहरिस्त रखें, कंप्यूटर सिस्टम रखें कि आपने पूरे दिन में क्या क्या बेचा और कितने का बेचा है, ताकि शाम से इनसे पूछा जाए आपने भाई इतनी ज्यादा महंगी दालें कैसे बेची, उसमें स्लिप आ जाएगी जिस तरह डिपार्टमेंटल स्टोर में होती है कि इतने की बेची है। और ये सारा पेरा एक्ट के तहत हो रहा है, सारा मामला पेरा एक्ट के तहत हो रहा है। और देखें 5 तहसीलों के बाद 10 तहसीलों का क्या फायदा हुआ है, 10 असिस्टेंट कमिश्नर हो गए ना, तो 10 असिस्टेंट कमिश्नर रोज फील्ड में निकलते हैं। अब ये हो गया कि डिवाइडेड हो गया ना काम, पहले जो बोझ था वो थोड़ा सा पावरफुल हो गया ना। ठीक है, तो आपके भी बलदियाती नुमाइंदे नहीं आए, अगर बलदियाती नुमाइंदे हो जाएंगे तो और ज्यादा मामला जो बेहतर हो जाएंगे ऑब्वियसली। हाँ, चलिए ये तो हो गया जी तजावुजात के खात्मे के हवाले से। अब थोड़ी सी अच्छी खबर भी दे देना, ये जो शायकीन क्रिकेट के लिए ये भी अच्छी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एस्पेक्ट आ जाता है, लोग परेशान भी है, लेकिन शायकीन क्रिकेट के हवाले से हमें बताएं कि क्या तैयारियां चल रही, खासतौर पर जो फोर्ट्रेस स्टेडियम है उसका आप जायजा लेकर आए हैं, किस तरह मामलात है, वहाँ पर हॉर्स एंड कैटल शो भी होना है, तो क्या मामला चल रहे हैं वहाँ पे, तैयारियां कैसी हैं? जो मेरी ज़ात की हद तक तो मुझे घुड़सवारी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, हॉर्स राइडिंग दी बेस्ट है, और जैसे ही वो बंदा घोड़े पे बैठता है तो उसको अपना ही मजा है, उसका अपना ही सहर होता है। तो ये जो हॉर्स एंड कैटल शो है ये भी इसकी गमाजी करता है, इसी को दिखाता है वो, कि जब आप देखते हैं तो वो रेस जब लगती है तो उसका अपना मज़ा होता है, उसमें नेज़ाबाजी होती है, उसमें बाकायदा तौर पे बच्चे जो हैं अपने अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। और ये हॉर्स एंड कैटल शो है, देखिए स्क्रीन पर भी जो है वो अब घोड़े ही आ गए हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है ये जब आप साथ लाहौर का एक
ड्रम चल रहा हो, ढोल बज रहा हो, हाँ, ढोलची जो है ढोल बजा रहा हो, ढोल की ठाप पर जो है घोड़े जो है वो रक्स करते हैं। तो जब वो रक्स करते हैं तो उनका एक अपना ही जो है समा बन जाता है ना, वहाँ पे लोग देखते हैं, उसमें बड़ा महसूस होते हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा महसूस होते हैं। और उसका सहर जो है वो 2 दिन तक तारी रहता है। जब वो घर में आते हैं वो बात करते हैं अपने किसी घर वाले से, फिर वो कहते हैं हमने भी जाना है। तो ये वो चीजें हैं जो लाहौर शहर में मेरा ख्याल है कि ये 1.5 माह के लिए होनी चाहिए, पूरे साल के लिए होनी चाहिए। 1.25-2 करोड़ की आबादी है ये, और इनके पास कोई खेलों के मैदान नहीं है। आप बिलीव करेंगे, बच्चे जो हैं वो अपना मोबाइल पकड़ते हैं, क्योंकि तफरी के लिए हमारे पास कोई और चीज नहीं है। उन माओ को सलाम पेश करता हूँ जो मोबाइल पकड़ाती हैं और आराम से बैठ के खुद भी मोबाइल देख रही होती हैं। और बच्चा जो है आने वाला वो है ना, आपका फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। तो वो आकर क्या दिखाएगा, किसी को क्या बताएगा जी हमें अम्मी सुबह 4 बजे उठाती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हम कह सकते हैं कि हमारी वालिदा हमें सुबह 4 बजे उठ के हम लोग जाया करते थे। अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे पीछे जाएंगे, वो ये पता क्या कहेगा, हम उठते थे, हमारी वालिदा में मोबाइल दिखाती थी, हम बैठे रहते थे, हम फाइट वाली गेम खेलते रहते थे, हम रेस कार वाली गेम खेलते थे। और वो फिर इसी तरह विर्चुअल तौर पर वो फाइटर बन जाएगा कि फिजिकली फाइटर नहीं है वो बनेगा, वो तो किसी को मारेगा, उसके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, जो है ना वो बहुत ज्यादा ख्यालाती दुनिया में वो फाइटर होगा कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक वो फिजिकली खेलों के मैदान नहीं दिए जाएंगे। मेरा पंजाब से भी रिक्वेस्ट है, लाहौरिया भी यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेलों के मैदान दिए जाएं हर जगह पे। जैसे पहले मिंटो पार्क होता था, अतीक स्टेडियम होती थी, शादरे में जाते थे, कहीं भी जाते थे खेल का मैदान मिल जाता था, यूईटी में जाते थे खेल का मैदान मिल जाता। अब नहीं है वैसी चीज़ें। और लोगों को ये चाहिए कि अब खास तौर पर वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को निकालें और खेल से ना रोकें। अगर वो खेल है उसको कम से कम उसकी मुताबिक खेलने दें, उसका दिल कर रहा है। अगर हम उसको खेल कर फिर अपने 4 दीवारी वाले कमरे यानी कि कंफर्ट जोन में लाकर बंद करके उनको कहेंगे जी ये पकड़े किताबें और ये मोबाइल से जरा गूगल से इसको सर्च करके निकाल लो, तो आपने उसको तबाह कर दिया। वो ना उसकी किताब काम आनी है, ना सर्टिफिकेट काम आना, उसकी सेहत ने काम आना है। तो सेहत होगी तो सब कुछ होगा। तो बच्चों को जो है वो यही कहा जा रहा है, ये फूड अथॉरिटी की भी मुहिम चल रही है कि आप जो है फास्ट फूड की तरफ ना लेकर जाएं, इनको ग़िज़ाइयत की तरफ लेकर आएँ। न्यूट्रिशन उनकी मुहिम चल रही है कि किस तरह से ख़ातीन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फ्रिज में गोश्त और दही को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, इसमें क्या जम्स आते हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं। सर्टिफिकेट दे रहे हैं पूरे महीने का, औरतों को, ख़ातीन को चाहिए। इसको ईजी ना लें, अपनी फूड अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएँ, उनसे 2 घंटे की पूरे महीने की क्लास है वो लें, और उसके पास उनसे अपने ही उस पे ऐप पर जो है, जिस ऐप पर वो जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा रही हैं, उनसे सर्टिफिकेट लें, अपने बाकायदा तौर पर कम से कम किचन में लगा देंगे कि मैंने ये फूड अथॉरिटी से ये चीज जो सीखी है। और उसके ऊपर फिर आप अपनी फ्रिज का इस्तेमाल सही कर सकते हैं, बच्चों की ग़िज़ाइयत को सही तरह देख सकते। देखिए बच्चा मेंटली तौर पर, फिजिकल उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो किसी भी मैदान में आगे निकल सकता है। तो ये जो सकाफती सरगर्मियां आप देख रहे हैं, तरह तरह के ये देखें जानवर देख रहे हैं, ये चारों सूबों से आने हैं। ये चारों सूबों से आने हैं, गायें, बैल, भैंसें, ये तमाम चारों सूबों से, ऊंट और तमाम जितने भी सकाफती मेला लगा है, बड़ा जबरदस्त किस्म का होगा। आप लाजमी जाकर देखिएगा। इसके साथ साथ ही ट्राई सीरीज जो है ना, सीरीज भी है, वो शुरू हो रही है। और उसमें मैं खुद सैटरडे वाले दिन उधर था, तकरीबन 3 से 4 घंटे कज़ाफी स्टेडियम के ग्राउंड में गुजार कर आया। और वहाँ पर मैंने देखा है कि सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो है वो तीसरा मुल्क है इंतजामिया के मुताबिक। पहला साउथ अफ्रीका है, दूसरा इंडिया है और तीसरा पाकिस्तान है, जिन्होंने एक ट्रंच बना दी है 8 फुट चौड़ी। अच्छा, अब जो फैन है ना, जो नया बना है हमारा कज़ाफी स्टेडियम, वो इस खंदक को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। यानी कि वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। तो पहले जो होता था ना, वो जंगला क्रॉस करके अंदर चले जाते थे, वो गले मिलते थे, वापस आ जाते थे। और अब उन्होंने क्या, किस तरह वो उसको किया है, जंगला खत्म कर दिया। और शायकी ने क्रिकेट और उस स्टेडियम यानी कि ग्राउंड के दरमियान एक ट्रंच बना दी है 8 फुट चौड़ी, पूरी वो बाउंड्री के साथ साथ चलेगी। और वो जो ट्रंच बनाई है उसको क्रॉस करना, तो मैं नहीं समझता इतनी लंबी कोई छलांग मार ले तो वो अगर कोई मार भी लेगा सीधा नीचे जाएगा। अच्छा, उसके वो उसको जो है एक तो निकासी आपके लिए रखा गया है, ठीक है, जो आपका जो ग्राउंड का पानी होगा, अगर बारिश हो जाती है तो वो सारा ट्रंच के अंदर जाएगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो है वो उस ट्रंच को बना दिया गया है और सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से भी, खिलाड़ियों की हवाले से भी। देखिए आपके मुल्क की बात हो रही है, पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। अब देखिए आपकी कज़ाफी स्टेडियम दुल्हन की तरह सज रही है। आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी है, हमारे जो लोग खिलाड़ी इंटरनेशनल यहाँ पे आएंगे, इस पर अगर आप
बैठते हैं तो आप पहले बैठते थे और देखते थे 22 उसके एंगल से। अच्छा, आप 22 एंगल से देखते थे। Okay. अब जब आप बैठेंगे तो आप 29 एंगल से देखेंगे, ताकि आपको खिलाड़ी और जो क्रिकेट है वो सही वाजिया नजर आए। और वो जहाँ पे भी आप बैठेंगे 9 वीवीआईपी, उन्होंने तमाम वीवीआईपी जितने भी हॉस्पिटलिटी बॉक्स थे वो उन्होंने ब्रांडिंग वालों को बेच दी हैं। और कोई किसी को पास लेने की, किसी को तंग करने की, वो जो अलग अलग बॉक्सेस उन्होंने वीवीआईपी में रखे हुए थे, अब उन्होंने सारा एक ही जैसा कर दिया है, उन्होंने बेच दिया है। जारी बात है, वो उन्होंने अपने पैसे भी निकाले थे, तो उन्होंने सारा ये जो है वो इसका बिजनेस किया है। मगर ये जो आपको कुर्सियां रेड, येलो, ब्लू वगैरह नजर आ रही है, ये जहां पे भी आप बैठेंगे आपके सामने खिलाड़ी होगा। 29 एंगल पे जो है आप देख रहे हैं, आप तो आपके सामने जंगला नहीं आएगा। पहले जंगला आता था, जरा नजर वो हटती नहीं थी, बंदा वो अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहा होता था। घर में भी आकर मैं कहते थे हम जी मैच सही तरह देखा नहीं गया, पता नहीं चला किसने कैच पकड़ा, कौन गिरा। अब हर तरफ से आपको, क्योंकि ये दरमियान में ट्रंच आ गई है, ट्रंच जो है वो उसने ये साइकिल क्रिकेट जो फैन है अब वो आगे नहीं जा सकेंगे। ठीक है, ठीक अब है। वो अपनी वो हदूद और क्यूद में रहेंगे और उसमें आपको मजा आएगा मैच देखने का। और इसमें और भी हमारी इंतजामिया की तैयारी पूरी है, क्योंकि कमिश्नर लाहौर के अंडर ये सारी चीजें हो रही है ना। जो ये देखा अपनी आंखों से वो ये था कि अंदर से जो तमाम सूरत हाल थी ना, उसको इतनी तेजी से कवर किया जा रहा था कि मुझे बादशाह सलामत का वक्त याद आ गया कि 4-4 हज़ार मजदूर लगे होते थे तब शाही किले पे, जो हमने सुना हुआ है। और सारी दुनिया को इधर ही लगाया हुआ था एजुकेशन की तरफ। उस वक्त बरतानिया एजुकेशन पे काम कर रहा था। और मगर ये नहीं मैं कह रहा, इस पे भी मेरा ख्याल है कोई इसलिए ज्यादा काम हुआ है ना, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी और ये सीरीज भी चल रही थी। लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं कि अंदर से जो बड़े काम थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, अब छोटे मोटे जो काम रह गए जिसको कहते हैं ना टफ टाइल सेट करना, यानी कि आपके घर तैयार हो गया है और उसके बाद जो है वो बाहर निकल रहे हैं, थोड़ी बहुत फिनिशिंग रह गई है, फिनिशिंग कर रहे हैं। फिनिशिंग जो है वो अब पास है और 6 तारीख को फिनिशिंग होगी, 7 को वज़ीर-ए-आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे और 8 को मेरे ख्याल से जो ट्राई नेशन का पहला जो है ना वो मैच खेला जाएगा, वो खेला जाएगा। और इस वाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। मगर मैं फिर कहूँगा कज़ाफ़ी स्टेडियम को 1996 में लाइट्स लगाई गई थी, जब इनकी फ्लड लाइट्स जिसको कहते हैं वो लगाई गई थी, तब काम हुआ था। 2012 में काम हुआ और अब 2025 में काम हो रहा है। मगर इस दफा जो है हमने थोड़ा सा धोखा किया है ट्रंच बनाकर। ये हंदक बनाना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा काम है। चले जी, खूबसूरत बन गया है। अब देखते हैं, क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो गया है तो इवेंट के ऊपर इवेंट आएगा और आप भी देखिएगा ज़रूर। हॉर्स एंड कैटल शो भी, देन ये जितनी भी सीरीज़ चलने वाली है क्रिकेट की वो भी हम ज़रूर देखेंगे और आप तक भी इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं और सेहत से जुड़ी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से हम अपने शो में, अपने सेगमेंट में जो मेहमान होते हैं उनको बुलाते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पर आप तक पहुंचा रहे होते हैं। और आज हमने बात करनी है जो मूजी मर्ज़ जो कि फैलता ही जा रहा है, दिन ब दिन उसके केसेस में इजाफा हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ कैंसर के हवाले से। और मुझे लगता है कि कैंसर के बारे में जितनी आगाही पहुँच जाए ना उतनी ही कम है, क्योंकि इसका तदारुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अब के दौर में जहाँ पर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। हमारी जो मुतवाज़न ग़िज़ा है हम वो नहीं खा रहे हैं और उसके साथ साथ हमें बाकी जो बीमारियाँ हो रही हैं उसकी वजह से चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि जनाब आपको कैंसर भी हो सकता है। तो आज हम उसके मुतालिक बात करेंगे कि इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर लार्जर स्केल पर, कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कर सकती है इसकी रोकथाम के हवाले से, और साथ ही साथ कि नौजवानों में कैंसर की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल कौन कौन से कॉमन कैंसर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास खोखर साहब मौजूद हैं। हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है अभी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप ही से सबसे पहले बात करना चाहूँगी, जिससे मैंने बात की है कि कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है, मूजी मर्ज़ है, जिसके बारे में जितनी आगाही देना मेरे ख्याल से उतनी कम है, कि इतने केसेस आजकल आते जा रहे हैं। तो कॉमन आपको क्या लगती है कि इसके पीछे की जो रीज़न्स हैं कि
कि ये प्रिवेंशन नहीं हो रही है या क्या मसला है जिसकी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि कैंसर की आगाही वाकई आप लोगों के ताउन से बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी हुई है। और दूसरा, कैंसर इतना कॉमन हो गया है कि तकरीबन हर फैमिली में कोई ना कोई 1-2 केसेस होते हैं। जब हमारे पास नया पेशेंट आता है तो हम उससे पूछते हैं आपकी फैमिली में कोई कैंसर का मरीज़ था? तो वो बताते हैं कि जी हमारे मोहल्ले में या हमारे फैमिली में 1-2 केसेस हैं। उनको ये पता है कि ये कितना मुश्किल और कितना तकलीफ दे मर्ज है। बिल्कुल। तो अगर आगाही की बात करें तो सबको पता है। हाँ, प्रिवेंशन पे बात करने के लिए बार बार रिमाइंडर देना ज़रूरी है। जैसे आपने मुतवाज़न ग़ज़ा का नाम लिया, आपने वर्जिश करने की ज़रूरत पे जोर दिया। इसके अलावा स्मोकिंग से बचने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आजकल आपने देखा कि लोग नौजवान नस्ल वेप की तरफ बहुत जा रही है। वेप शायद उसमें कुछ केमिकल्स तो हो सकते हैं, सारे लार्जली इतने ज़्यादा हार्मफुल शायद ना हो, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं। लेकिन असल बात यह है कि अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से लेके आना। अब वेप विल इवेंचुअली प्रोसीड टू स्मोकिंग एंड अदर रिलेटेड एडिक्शन प्रोडक्ट्स। तो इसलिए इसके डिस्करेज करने की बहुत ज़रूरत है। वर्जिश करने की ज़रूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, अपने वेट को मतवाज़न रखने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिसर्च की बहुत ज़रूरत है कि हमें पता चले कि हमारी पॉपुलेशन में ख़ास तौर पे यंग पेशेंट्स में क्यों कैंसर आ रहा है और इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है। इसके लिए हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ मिल के रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम बहुत पीछे हैं। और हमें मिल के एक कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर अभी मैं आपसे पूछूं, रिसर्च के मुताबिक क्या ख़ास तौर पर कॉमन ऐसे कौन कौन से कैंसर्स हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं अगर यंगस्टर्स में बात की जाए तो? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर तो फीमेल्स में आपको पता है बहुत कॉमन है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में ये अर्ली 20s में एंड लेट टीन्स में भी आ रहा है। विच इज़ अलार्मिंग। मतलब एक कैंसर है जिसकी एक एवरेज एज ऑफ प्रेजेंटेशन आफ्टर 40 होता है। हाँ। लेकिन इतनी यंग पेशेंट्स में जब हम देखते हैं तो एक खौफ की एक फिजा तारी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। वजह हमें मालूम नहीं है, एज सच हमें वजह मालूम नहीं है। खैर दुनिया में भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम खा क्या रहे हैं, हमारे पेस्टिसाइड्स कितने यूज़ हो रहे हैं, हम दूध क्या पी रहे हैं, हमारी खुराक में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, इन सब पे काम कर। हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, एक स्मोक हमारे एक एनवायरनमेंट का एक कॉमन सा फैक्टर आ गया। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं और हमें इसको कैसे इम्प्रूव करना है। इसमें शजरकारी करने की ज़रूरत है, इसमें लाइफस्टाइल बेहतर करने की, इसमें पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस करने की, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करने की। हमें हमारे अंडों में क्या है, हमारे दूध में क्या आ रहा है, हमें इस चीज़ का पता नहीं है। आजकल तो अंडे भी जो है ना फेक आ रहे हैं। अल्लाह, मैं वो उसकी वीडियोस देख रही थी सोशल मीडिया पर कि अंडे भी वो जाली अंडे आ रहे हैं। तो हम क्या ही खाएं और क्या ही ना खाएं समझ नहीं आती है। तो बिलाल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ख़ास तौर पर बताएं कि पंजाब हुकूमत जो है वो इसके तदारुक के हवाले से, कैंसर के तदारुक के हवाले से किस तरह के इक़दाम उठा रही है? देखिए मुनीबा, आज यकीन करें डॉक्टर साहब ने जब नाम लिया कि कैंसर इतनी तेज़ी से फैल रहा है हर फैमिली, तो मेरी तो बॉडी में शिवरिंग होना शुरू हो गई। इतना खौफ जो है ये तारी हो चुका है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 1,90,000 जो मरीज़ है ये कैंसर का रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें से 70% जो मरीज़ हैं ये अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। और वो जो तादाद बनती है तकरीबन 1,20,000 अफराद की बनती है, जो कि हर साल हलाक हो रहे हैं, जाँ बहक हो रहे हैं। उसकी दूसरी एक बड़ी वजह तो यही है कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी। आपको भी पता है कि मैं बड़े शोज़ में, मैं बड़ी जगहों पे मैंने हमेशा स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल की मैंने बात की थी। हाँ। और जब शहबाज शरीफ साहब 2016-17 में चीफ मिनिस्टर थे तब भी बात की, मैडम यास्मीन राशिद आई तब भी बात की, मोहसिन नकवी साहब आए तब भी बात की, डॉक्टर साहब की जहाँ कहीं भी सेमिनार या अवेयरनेस वाक होती मैं तब भी इनसे बात करता था। तो आज शुक्र है कि अब इन्होंने एक स्टेप लिया है जिसमें ये एक स्पेशलाइज्ड नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं। तो बन जाए, अल्लाह करे वो बन जाए। कहा तो ये जा रहा है कि रवां साल के एंड तक उसको जो है पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मुनीबा, हमने बहुत देर कर दी हुई है, बहुत देर कर दी हुई है। इतनी देर कर दी हुई है कि जब इतनी हलाकतें हो रही है कि हम सो रहे हैं, हमें नहीं पता, या गवर्नमेंट में जिनके कुछ मरेंगे तो उनको होश आएगी, कब इनको होश आनी है। मुझे ये पता है कि
मैं इस वजह से कैंसर को हमेशा मैंने बड़ा सेंसिटिव लिया था। मैं डॉक्टर साहब को बड़े पेशेंट्स की मैं रिपोर्ट भिजवाता हूँ कि सर ये पेशेंट है, इनको बेड चाहिए, इनको मेडिसिन चाहिए। इनका एक मेयो हॉस्पिटल है जो कि थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट फ्राहम कर रहा है। अच्छा, जिना हस्पताल ना होने के बराबर है। ओके। शुक्र खानम की सूरत हाल आपको वो पता है। तो वहाँ उसके पे बाद तो अनमोल है, वो सेमी गवर्नमेंट है, वो भी जितनी कैपेसिटी वो कर रहा है। तो इस वक्त हमारे पास जितने मैंने पेशेंट्स आपको तकरीबन 2 लाख बताए हैं, तो और सबसे ज़्यादा पेशेंट भी पंजाब में हैं। नहीं तो हमारे सिर्फ जो सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ मेयो हॉस्पिटल है जो इसको देख रहा है, या और भी हॉस्पिटल्स देखिए हैं? मेयो हॉस्पिटल ही है, एक मनावा, एक मोहसिन नकवी साहब ने टेम्परेरी से आरजी साहब बनाया था, लेकिन अच्छा, उसमें भी थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन चूँकि जो पेशेंट्स की जो तादाद है ना, वो कैपेसिटी उसको मीट नहीं कर रही। ठीक है। आपको पता है कि इसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। इशू ये है, डॉक्टर साहब ने कहा कि आगाही बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। मैं कहता हूँ अभी भी आगाही नहीं है, यकीन लिटरली यकीन करें। लोग 4th स्टेज पर अगर- आते हैं, अगर- पहले तो वो उसको नेग्लिजिबल मामले में लेके बिल्कुल चले ऐसी है। जाते हैं। सबसे पहली ही चीज़ है कि आपको जब बीमारी होती है उसकी आपने प्रिवेंशन के बाद आती है डिटेक्शन। डिटेक्शन करा खवातीन के अंदर जितनी तेज़ी से हर 8 में से कैंसर एक बढ़ता जा खवातीन रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है। ये कैंसर की है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि टीन एज में अब आ रहा है, ये तो इतना खौफनाक आलम बहुत हो गया खौफनाक है। है। ठीक है, हर 8 में से एक की आप बात कर रहे हैं, ये छाती में से। उसके अलावा मर्दों की आप बात कर लें, उसके अलावा मुंह का कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्लड कैंसर है। छोटे बच्चों के अंदर इस वक्त हड्डियों के कैंसर और खून के जो कैंसर है वो आ रहे हैं। देखें, हीमोफीलिया, ये इसके बाद बोन मैरो, ये लाइनें लगी हैं 5-5 साल की। मैं बोन मैरो में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से बात हुई कि 2030 तक हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए क्यू है। ओहो, ठीक है, ये कुछ माह की पहले की बात कर रहा हूँ, 2024 में मेरी उनसे बात हुई थी। तो मतलब 6 साल तक की क्यू है। तो जब इतनी लंबी लंबी क्यूज़ हैं, बीमारियाँ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्यों फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी डॉक्टर साहब ने नाम लिया कि रिसर्च कर रहे हैं। भाई क्यों? देखिए, ये जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ माज़रत के साथ कोई रिसर्च सोच ना इनको आती है ना ही करते हैं। ये सिर्फ एक पैसा खाने का ड्रामा है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी बनाने का फ़ायदा क्या था? ये किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी ये ले लें, ये फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी ले लें, आप पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, और यूनिवर्सिटियाँ ले लें, सवाई इनके वाइस चांसलर प्रेस सेमिनार कॉन्फ्रेंस करने के अलावा इनको कोई काम नहीं आता। अच्छा, ये वहीं से करके खुश होकर घर चले जाते हैं। क्या किया अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, IPH है, क्या किया अभी तक इन्होंने रिसर्च में? क्या देखिए, कोविड आया, हमारी सारी इंटरनेशनल स्टडीज आती थी, हमने क्या किया? हमने कौन सी हमारे study, डॉक्टर हमने कौन सी कहा जाता है vaccines दुनिया में बनाई, बड़े हमने कौन सी बेहतरीन मामलात, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, तो हमें बताइए ना, आज तक हमने ये रिसर्च की है, हमने फाइंड आउट किया क्या हमने? ये रिसर्च करें। मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब बड़े मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उस रिसर्च का आउटकम क्या है, फायदा क्या है? एक चीज़ तो हम ये कह देते हैं कि जनाब पेस्टिसाइड्स पे स्मोक है, केमिकल्स हैं, वेब है, ये सारी चीज़ें, लेकिन एक हतमी चीज़ सामने आनी चाहिए। डॉक्टर साहब अब मेरा ख्याल है नियर टू रिटायरमेंट है, अब चीज़ों को ये मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ये थोड़ी सी जिम्मेदारी लें। इनका बड़ा नाम है, ये माशाल्लाह ये पंजाब के बेहतरीन ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक है, उनका बड़ा नाम है, उनकी बड़ी खिदमात हैं। तो इनको थोड़ा सा इसको मजीद उठाएं और उजागर करें, गवर्नमेंट को थोड़ा एक्टिवेट करें, ताकि हम ये कैंसर जैसा मुसीबत जितनी तेज़ी से फैल रहा है, इतनी तेज़ी से हम सबको मेहनत करके इसको रोकने की जरूरत है ना। हाँ, वो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके ऊपर? बड़ा प्रिसाइजली और बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना वो बिलाल ने उठाया है कि रिसर्चेज होती रहेंगी, बट अब हमें शायद ज़रूरत है कि अब हम इसकी या तो प्रिवेंशन के ऊपर जाएं या फिर गाइडलाइन बनाएं। हाँ, एक गाइडलाइन बना दे ताकि लोगों को आसानी हो इस हवाले से। प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, ट्रीटमेंट इतना मुश्किल होगा, हमें मिलेगा नहीं ट्रीटमेंट, तो हम इसी तरह मरते जाएंगे ऑब्वियसली, फिर और क्या होगा? जी, आपकी बात ठीक है। मैं बिलाल की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसके 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि कैंसर लेट स्टेज में क्यों प्रेजेंट कर रहा है। लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन लोग इस वजह से घबराते हैं कि कैंसर का इलाज मुश्किल है, तकलीफदेह है और महंगा है। बिल्कुल। वन स्टॉप क्लिनिक्स या वन स्टॉप सॉल्यूशंस नहीं हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, एक बहुत अच्छा अस्पताल बनने जा रहा है जहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। एक कैंसर का मरीज़ एक जगह आता है, उसको कहते हैं ये वाला टेस्ट हम कर देंगे, ये वाले टेस्ट के लिए आप फलानी जगह जाएं, ये वाले टेस्ट, पेशेंट वापस चला जाएगा, उसके पास पैसे भी नहीं है, इलाज महंगा है, रिकरिंग कॉस्ट है। वो नहीं है कि एक दफ़ा का ऑपरेशन 1 या 2 लाख में हो जाएगा, बंदा कहता है मैं पकड़ के करवा लूँगा। नहीं, इसका मुस्तकिल मुसलसल इलाज चल रहा है जो 6 महीने, साल या इससे भी लंबा चलता रहता है। उसके लिए कहाँ से पैसे आएंगे?
इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरीके से लेके चल रही है। अल्लाह करे कि ये चीज़ ये पाए तकमील हॉस्पिटल तक पहुँचे। बन जाए। हाँ, दूसरी बात, जो रिसर्च है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। अच्छा। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। इसके लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए कोलैबोरेशंस चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों को मिल के बैठना है। कोई सिंगल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो क्लेम कर सके कि मेरे पास सारी मशीनें या सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो इस काम को लेकर के आगे चल सकती हैं। अगर मैं बात करूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे बायो बैंकिंग, यहाँ पे कोलैबोरेशन विद अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे UHS, पंजाब यूनिवर्सिटी और इस तरह की चीज़ें अब हो रही हैं। अच्छा, और ओके। उसको हम आगे, लेकिन ये 1 दिन में या 2 दिन में या 1 साल या 2 साल में रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, इसके लिए फंडिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, जिसका एहसास अब हम लोगों को होता जा रहा है। और हम आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब हम साइलोज में नहीं है, अब हम अलग-अलग अलग-अलग नहीं कर रहे हैं, अब हम मिलके बिल्कुल। चलना चाहते हैं कि इसके लिए कोई सोल्यूशन अपनी पॉपुलेशन के लिए ज़रूर निकाल सकें। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी फिलफॉर हमें किस तरह, क्या हमें हॉस्पिटल्स की तरफ जाना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए? जी बिल्कुल। जितनी अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है, ये एग्रीवेट करता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, तो हमें फौरी तौर पर किस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? जैसे बिलाल साहब ने कहा है कि अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहला कैंसर का एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर हॉस्पिटल बनाने जा रही ठीक है। है। इससे पहले कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में या ट्रस्ट हॉस्पिटल्स तो थे, लेकिन अगेन दे वर नॉट मोस्ट ऑफ देम वर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। अब अगर ये जा रहा है तो ये एक हॉस्पिटल शायद काफ़ी नहीं होएगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन के, लेकिन चले बारिश का पहला कतरा ही सही, एक हॉस्पिटल बना, इसको आगे रेप्लिकेट करके एक और बनेगा, फिर एक और ये पंजाब की हर जगह पे होना चाहिए। लाहौर में तो चलो बन रहा है, समझ में आती है, लेकिन जो पॉपुलेशन है बाकी की, उनको अपने अपने इलाकों के करीब ये सहूलत मुयसर आनी चाहिए। जो अस्पताल अब बनने जा रहा है, इस तरह के 10 हॉस्पिटल भी इस 13 करोड़ आबादी के लिए बनने, तो वो भी शायद नाकाफ़ी हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि जितनी जल्दी, जितनी तेज़ी के साथ ये फैलता जा रहा है, तो इस हवाले से आपने बात की, जो महकमा हेल्थ है हमारा, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, हमारे वज़ीर हैं, उनसे आपकी कभी इसके ऊपर बात हुई बिलाल? देखिए मुनीबा, बहुत दफ़ा इस टॉपिक पे बात हुई है, लेकिन हम हेल्थ को तो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। देखिए जब दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं। वो फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये दूध के अंदर जितनी मिलावट है, खाने पीने में के अंदर जितनी मिलावट है, जो ये हमारी ज़राअत के अंदर जो पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, इनको कौन चेक कर रहा है? ये लाइफ स्टॉक को कौन चेक कर रहे हैं? फूड को कौन चेक कर रहा है? देखिए ना, महकमा सेहत पे फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं और करते रहेंगे। देखिए ये फैक्टर भी तो है ना, इस फैक्टर भी तो कंट्रोल करना है ना, ये बड़ा अहम फैक्टर है। ग़िज़ा जो है वो नहीं खालिस मिलेगी तो फिर आपको बीमारियां ही होंगी। तो उसके बाद जिसको हम क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट कहते हैं, कितना लाइट लेते हैं, स्मोक है यार, ठीक है, स्मोक खत्म हो कोई बात नहीं, खत्म हो वो जो केमिकल्स ज़रात आपके अंदर जा रहे हैं, वो वक्ती तौर पर मे भी आपको कुछ ना कहें, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स या फ्यू इयर्स आपको जो है ना कैंसर कॉज हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है आपको। ठीक है, हम वेब जिस तरह पी रहे हैं, बच्चे जिस तरह पी रहे हैं, नहीं जी, जो मैं तो सिगरेट कभी पीता हूँ, मुझे अभी तक आज तक 20 साल में कभी कुछ हुआ नहीं, ये सिगरेट नहीं पीता था, इसका देखो क्या हाल है। तो इस तरह की हमारी लेम जो एक्सक्यूजेज है, हमें इन सब से चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। अब ये इतना ट्रेंड बन चुका है वेव का, देखिए ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट करता है। छोटे बच्चे पी रहे होते हैं, छोटे बच्चे पी रहे हैं, खवातीन पी रही हैं, एक ट्रेंड बन चुका है यूनिवर्सिटीज़ में। जो नहीं पीता उसको कहते हैं ये क्यों नहीं पीता, ये बेवकूफ़, मुझे लगता है ये पीता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों पे सख्ती से सोचना चाहिए। सीएम इस वक्त जो पंजाब है, मरीम नवाज शरीफ बड़ी इस वक्त एक्टिव हैं और नजर आ रही हैं चीज़ों में, अच्छा काम करें। इनको चाहिए कि कैंसर के ऊपर कल एक आलमी दिन है, तो इस पे गवर्नमेंट को सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस के अलावा हमें जो अमली इकदाम भी उठाने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है। जब मैंने जो फिगर्स कोट किए हैं, अगर 1,20,000 अमवात हो रही हैं, 2 लाख पेशेंट्स आ रहे हैं, मुनीबा क्या ये कम है? क्या किसी एक ख़ानदान से एक बंदे की जान जा रही है? एक तो वो फैमिली मुतासिर होगी, ख़ानदान मुतासिर होगा, इकॉनमी मुतासिर होती है, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है एक बंदे के जाने से। या बंदा कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल्स पे इफेक्ट आता है। ये डॉक्टर साहब जब ये कैंसर का पेशेंट आता है, जब इतनी मेहनत करते हैं, वो नहीं रिकवर होता, बिल्कुल रिसोर्सेज उनके भी होते हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त स्ट्रेटजी, सख्त किस्म की जो पॉलिसी और स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को कंट्रोल करना, खुराक को बड़ा मेंटेन और बड़ा बेहतर करना होगा। इनको ये नहीं कि सिर्फ दूध पकड़े ठोकर से उनको गिरा दिया, या ये क्या हुआ। आप देखें कहाँ पे जाके दूध के अंदर मिलावट हो रही है, उसको पकड़े जाके, कहाँ पे जाके 2 नंबर चावल या अंडे बन रहे हैं, वहाँ उनको जाके
पकड़ें, गंदम को पकड़ें, फसलों को जाके देखें कहाँ पे जो लोग चीज़ों को कर रहे हैं। इसको ये नहीं है कि आप रोड पे जाके पकड़ के तल्फ कर दिया, खिंचवा के हाँ। और अपनी जो है खबरें चलवा लें। इसी तरह चीज़ें कंट्रोल नहीं होनी। खुराक का बड़ा एक अहम है, ये हमारे इन्वायरमेंट का बड़ा अहम है। तो ये इन्वायरमेंट का स्मोक अब नहीं है, तो हमारा जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है उसको अभी से काम होना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर तक चीज़ों को जो बेहतर किया जा सके। हम हर चीज़ आगे हेल्थ पे डाल देंगे, जब इतना पेशेंट आ जाएगा तो हॉस्पिटल तो चौक हो जाएंगे। अब इनको पूछ लें, डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके पास क्या अभी कोई बेड खाली है कैंसर का? कैंसर का मरीज को आईसीयू चाहिए, क्या वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेडिसिन चाहिए कि नहीं मिलेगी? तो इस तरह के तो हालात है, किस तरह फिर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है अगर आवाम खुद से कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ बिलाल की बात बहुत ही अच्छी, सारी बातों को एक बात में कंक्लूड करना चाहूँगा। हम सबको कंट्रीब्यूट करना है और इसमें सबसे पहली बात एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। अच्छा, हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनाने के लिए हर वक्त आईटी प्रोफेशनल बनाने के लिए तैयार रहते हैं। हम उन्हें माशरे में जीना और वो सिखाते नहीं है कि हाइजीन कैसे, हाथ कैसे धोने हैं, अपनी केयर कैसे करनी है, खाना क्या है, ये मुज़रे सेहत है, ये नहीं है। ये चीज़ें एजुकेशन से आनी है जो हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। जो हमें इंस्टीट्यूशंस में बताना चाहिए एटलीस्ट। तो ये हम तो डॉक्टर साहब अपना जो कह लें कि किरदार निभा रहे होते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जितनी आगाही पहुंचा सके हम पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या होते हैं जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे आप भी कहते हैं कि स्टेज 4 पर प्रेजेंट होते हैं और तब आपके पास मौका नहीं होता कि आप उसको रिवर्स बैक कर सकें या उसको वहीं पर रोक सकें। तो जब भी कोई साइन आए किसी भी मुतालिक, हम इसके ऊपर बहुत डिटेल में भी गुफ्तगू कर चुके हैं, एटलीस्ट आप स्क्रीनिंग हर साल कराएं। डॉक्टर साहब अगर ख़वातीन भी हैं या मर्द हजरात भी हैं तो स्क्रीनिंग हर साल हमें करानी चाहिए। जी बिल्कुल। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए या उसे जल्दी डिटेक्ट करने के लिए मेमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स रिकमेंडेड है कि तकरीबन हर साल। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि टीनेजर में भी ये चीज़ें आ रही, तो इट मीन्स कि हमें 40 से पहले भी करा लेनी चाहिए। उसमें यह है कि यूजुअली यंग फीमेल्स में डेंस ब्रेस्ट होती है, उसमें ये टेस्ट नहीं होएगा। उसमें डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और डॉक्टर रब्ता करके एग्जामिन करके उसके मुताबिक तजवीज़ करेगा कि हमें ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन जो जनरल रिकमेंडेशन फॉर जनरल पॉपुलेशन है वो यही है कि आफ्टर 40 इयर्स फीमेल्स को एनुअली मेमोग्राफी करवानी चाहिए, या जो भी कोई सिम्टम आए आपको अपने डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करके उसके लिए आगे तजवीज़ लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसी रिसर्चेज नहीं डॉक्टर साहब आ सकती हैं कि जिस तरह हमें बताया जाए, लोगों को बताया जाए, अवेयर करवाया जाए कि कौन कौन सी ऐसी एंटी कैंसरस फूड्स हैं जो कि जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप किसी न किसी हद तक जो है आप इन चीज़ों से या इस बीमारी से ख़ास तौर पर बच सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें कुछ ऐसे फूड्स जो कि ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनमें विटामिन सी, विटामिन ए और जो मौसम के फल और मौसम की सब्जियां हैं वो फ्रेश इस्तेमाल की जाएं। हमें जो बारबेक्यू फूड्स और इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हमें स्मोकिंग और इस तरह की जो रिलेटेड एडिक्शंस हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। और ये डाइटिशियन हमारे गाइड भी, हम भी गाइड करते रहते हैं कि जो फ्रेश और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इस तरह की डाइट है उनमें ज़्यादा और गोश्त और इस तरह की चीज़ों की तरफ कम, इस तरफ जाने से हम इनसे कुछ हद तक बच भी सकते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ों से जिसका ट्रेंड हमारा बहुत पहले था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाया करते थे, उसी की तरफ हमें वापस जाना चाहिए, ना कि ये प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं उसकी तरफ जाएं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल है बिलाल, ये आपको लगता है कि इस साल तक मुकम्मल हो जाएगा, रवा साल तक? अभी तक उसके ऊपर वर्किंग कितनी हो चुकी है? क्या लगता है? फेज़ 1 डॉक्टर साहब इसमें भी मेरा ख्याल है कोई आपके पास होता भी है, ये बताइएगा ज़रा। नहीं जी, मैं इस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, ओके। इसमें बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और गवर्नमेंट की इंटेंशन इस पे बड़ी क्लियर हैं कि उन्होंने इसको करना है, कंप्लीट करना है और जल्दी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसको फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो एज ए फर्स्ट फेज जिसमें हम कैंसर की कंसल्टेशंस और कुछ हद तक कीमोथेरेपीज और अर्ली जो मैनेजमेंट है वो वाला काम उम्मीद है कि इस साल में शुरू हो जाएगा। अच्छा। और चूँकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करके ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है जो सबको फ़ायदा दे। तो इसमें वक्त लगेगा, इसमें स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। इसमें प्लान ये है कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन लेनी है, तो इसमें स्टैंडर्ड्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होएगा।
लेकिन ठीक है। इसमें वो ग्रेजुअली और स्टेप वाइज इसको स्टेप ओपन किया वाइज जाएगा। इसको ना मेंटेन किया जाएगा और आगे लेके चला जाएगा। तो हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास खोकर साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जनाब एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पंजाब हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा, कैंसर केसेस बहुत ज़्यादा हमारे पास आते जा रहे हैं। तो हमें ख़ुद भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मुतवाज़न ग़िज़ा, फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर एटलीस्ट हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये सारा मामला था जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।